नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आपको बताएंगे बुलडोजर के बाद कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बवालियों को दिया कानून का नया करंट और क्यों बरेली छोड़कर भाग खड़े हुए हैं दंगाई। साथ ही आपको दिखाएंगे सरकारी बुलडोजर से पहले ही संभल में मस्जिद पर किसने चलाया बुलडोजर। अगली खबर हम बात करेंगे इसमें कि आखिर कौन चला रहा है बुलडोजर, क्योंकि वहां हथौड़ा चल रहा था और चलने लगा बुलडोजर। बात करेंगे इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान फिर क्यों दिखाने लगा आंख, कैसे पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूट जाएगा, यह भी आपको बताएंगे। बाद में देखेंगे मौत का सिरप लिखने वाले डॉक्टर पर क्या हुआ एक्शन, जहरीले सिरप पर कहां कहां कार्रवाई की गई है। और बात करेंगे बंगाल के स्वर्ग में कैसे आसमानी आफत से मच गया है त्राहिमाम, दुनिया में किन किन मुल्कों में बारिश बाढ़ ने मचा दी है तबाही। और आखिर में आपको दिखाएंगे हमास को नेतन्याहू का क्या है फाइनल अल्टीमेटम। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। बरेली के नफीस के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई दूसरे दिन भी बारात घर पर चला पीला पंजा। 7 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के नेता बरेली जा सकते हैं। संभल में प्रशासन के एक्शन से पहले मस्जिद कमेटी ने बुलाया बुलडोजर, मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद गिराने का लिया फैसला। 4 दिन का मिला था अल्टीमेटम। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी। आज धर्मेंद्र प्रधान और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई। कल दिल्ली में चिराग पासवान की पार्टी के साथ मुलाकात। बिहार में तैयारियां पूरी करने के बाद जल्द चुनाव का होगा ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान, 22 नवंबर से पहले पूरा होगा चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा, फडणवीस, शिंदे और पवार के साथ की हाई लेवल मीटिंग। शिरडी में साईं बाबा के भी किए दर्शन। कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के मामले में एनडीटीवी की मुहिम का बड़ा असर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक के बाद दिए कई निर्देश। तो इधर उत्तर प्रदेश में भी होगी कफ सिरप की जांच। पश्चिम बंगाल में बारिश का कहर, दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड और बाढ़ से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क टूटा। नेपाल में लैंडस्लाइड से 2 दिन में 51 लोगों की मौत हो गई है। 9 लापता हैं। सेना हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में जुटी है। सड़कें जाम होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत। जॉर्जिया में हिंसक हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़, सुरक्षा बलों से भी हुई झड़प। यूरोपीय संघ से जुड़ने की मांग कर रहे हैं लोग। ट्रंप ने दुनिया को दिखाया गाजा का नया नक्शा। इजराइल ने कहा कि अब हमास की बारी है। नेतन्याहू ने दिया फाइनल अल्टीमेटम। भारतीय सेना प्रमुख के अल्टीमेटम से बौखलाई पाकिस्तानी फौज की गीदड़ भभकी, कहा युद्ध में तबाही होगी। रक्षा मंत्री ख्वाजा बोले अपने विमानों के मलबे में दब जाएगा भारत। महिला वर्ल्ड कप में भारत के 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम लड़खड़ा गई है। टॉस के वक्त भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने नहीं मिलाया हाथ। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है बुलडोजर के बाद योगी का करंट। सबसे पहले आपको नेपाल लिए चलता हूं। नेपाल में विसर्जन के दौरान पथराव हुआ है। दुर्गा जी के विसर्जन के दौरान पथराव शुरू हो गया। देखिए मुस्लिम के सामान, देखिए सीधा बोतल फेंकी, देखिए केना सीधा फेंकी, देखिए जी नहीं तू पथराव कर रहा है। तो आप सुन पलायन है, प्री पलायन है जी। देखिए बोतल केना फेंके, प्री पलायन सुने, प्री पलायन है। हम तो आराम से दायरा लिया विसर्जन कर, देखियो ओतो इली तो जाके प्री पलायन में मार के ये नेपाल में विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। दूसरी तरफ ओडिशा से तस्वीर आई है जहां वीएचपी के प्रोटेस्ट में लाठियां चल गईं।
आपको उड़ीसा की दिखा रहा हूं। वहां दरअसल विसर्जन के दौरान पथराव हुआ था, जिसका वीएचपी विरोध कर रही थी। वीएचपी आज यात्रा निकाल रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। उस दौरान बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पुलिस की बैरिकेडिंग गिरा दी गई और अब यह हिंसा का रूप ले लिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कई जगहों पर आगजनी हुई है। जय श्री राम। जय श्री राम। और वीएचपी दरअसल ये प्रदर्शन कर रही थी। कल कटक बंद बुलाया गया, उससे पहले ये प्रोटेस्ट हो रहा था और बताया जा रहा है दरगाह बाजार के पास जब प्रदर्शन पहुंचा तो पुलिस ने लाठियां चलाई, फिर ये हिंसक रूप अख्तियार कर लिया और आगजनी हुई। जय श्री राम। पुलिस ने भी लाठियां चलाई है, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसके बाद लोग भागे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस तैनात थी पहले से। वीएचपी ने पथराव की घटना का विरोध किया है। पुलिस फिलहाल आप देख रहे हैं मौके पर आग बुझाने की कोशिशें जारी है, लोगों को हटाया गया है जिससे तनाव कम हो। और यहां से शुरुआत हुई जब बैरिकेडिंग हटा रहे थे वीएचपी के कार्यकर्ता। दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। देखिए जरा संभल में यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें हथौड़ा चल रहा था पिछले 2 दिन से। हथौड़ा चलाकर खुद मस्जिद कमेटी के लोग अवैध हिस्से को गिरा रहे थे। आज इसी हिस्से पर बुलडोजर चलने लगा। हथौड़े के बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। और आइए आपको सुनवाता हूं कि आखिर हथौड़े से कार्रवाई हो रही थी, कैसे और क्यों बुलडोजर चला है। खुद मस्जिद के पास मौजूद और कमेटी से जुड़े लोग बता रहे हैं, सुनिए। तो साहब प्रशासन से टाइम लिया था, प्रशासन ने टाइम दे दिया था, बोले अपने हाथ से हटा लो, तो हटाई जा रही है। अब लेबर लगाई तो लेबर से टूट नहीं रही है, मजबूत इतनी है। तो लेबर वाले बेचारे 2 घंटे काम करके भाग गए, बोले भाई हमारे बस की नहीं। फिर ढूंढ ढाल के जेसीबी मंगाई है, भाई जेसीबी से हटवाएंगे, हटाने का वायदा कर लिया, हटाने कितनी लेबर लगाए थे? लेबर लगाए थे 10-12 आदमी। हमने वो थोड़ा देखो ऊपर का हिस्सा तोड़ा, उन्होंने भाग गए, बोले भाई अपने बस की नहीं है तोड़नी। तो काफी लागत लगाई थी हाँ, लागत तो लगाई है साहब, धार्मिक काम में तो आप जानते ही हो, कोई भी वो लागत का ही धोखा है। जेसीबी 1 लगाई है साहब, फिलहाल 1 मिली है, 1 लगाई। अब देखते हैं इससे क्या दिन में टूटती है जेसीबी से। समय तो लगेगा साहब, इसमें ऐसे तो है नहीं एकदम से टूट जाइए, काफी मजबूत है। देखो तुम देख रहे हो अभी जेसीबी भी भाग जा रही है पीछे को। तो संभल के बाद आपको लिए चलता हूं बरेली के बुलडोजर पर। यह है नफीस का पैलेस, इस पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ था। नफीस तौकीर के करीबी थे,
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज भी इस पर बुलडोजर चल रहा था, नफीस के बारात घर पर। 5 करोड़ की लागत से बनाया गया था यह बारात घर, जिसे आज पूरी तरह से 3 से 4 बुलडोजर लगाकर इसे गिरा दिया गया। और इतना ही नहीं, एक और करीबी थे तौकीर के, तौकीर इसी घर में रुके थे, यहीं आकर शरण ली थी। अब यह घर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, सरकारी सील लगी है, घर में एंट्री बंद है। अब इस घर पर कार्रवाई होगी। इस घर की जानकारी और दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। 3 मंजिला इमारत है ये, जिस पर सील लगा दी गई। बरेली में योगी का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। जिस बरेली में 1 हफ्ते पहले बवाल हुआ, वहां से अब रोज बाबा के इलाज और बुलडोजर गाज की नई तस्वीर सामने आ रही है। नफीस से नदीम और फरद तक तौकीर के करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। किसी की अवैध दुकान और मैरिज हॉल सील कर दिए गए, तो कहीं बुलडोजर से करोड़ों की संपत्ति मिट्टी में मिला दी गई। अब योगी की पुलिस ने फरार दंगाइयों के खिलाफ भी बड़ा अभियान छेड़ दिया है। लापता उपद्रवियों पर इनाम घोषित किया है। बिजली चोरी और बाकी बिल पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है और बरेली में हुए नुकसान की पाई वसूलने की भी पूरी तैयारी है। देखिए, संभल मस्जिद का मामला कोर्ट गया था, कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई। उसके बाद अब बुलडोजर चलने लगा। संभल की जिस मस्जिद पर 3 दिन पहले हथौड़ा चल रहा था, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी मस्जिद पर आज अचानक बुलडोजर चलने लगा। बुलडोजर से पहले मस्जिद की बाउंड्री वॉल गिराई गई, फिर मस्जिद के दरवाजे और अंदर के ढांचे पर बुलडोजर चला है। यह बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन यानी योगी सरकार की नहीं है। मस्जिद कमेटी ने खुद बुलडोजर मंगवाया और अवैध निर्माण गिराने लगे। 10 साल पहले तालाब की जमीन पर अवैध मैरिज हॉल और मस्जिद बनी। 2800 वर्ग मीटर पर बने मैरिज हॉल को पहले ही 4 बुलडोजर ने गिराया। 510 वर्ग मीटर पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए 4 दिन की मोहलत दी गई थी। मस्जिद कमेटी ने इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन अदालत से याचिका खारिज होते ही कमेटी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। 15 से 20 मजदूरों को पहले हथौड़े और औजार से मस्जिद तोड़ने के लिए लगाया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी जब मस्जिद के हिस्से नहीं टूटे तो अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए खुद बुलडोजर को बुला लिया गया और माहौल न बिगड़े इसके लिए संभल में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, क्योंकि मस्जिद के बाद संभल में 80 घरों पर भी बुलडोजर चल सकता है। दरअसल तालाब की 8 बीघा सरकारी जमीन पर करीब 80 घर बने हुए। प्रशासन ने इन अवैध घरों को खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया। 15 दिन के अंदर घर खाली ना करने पर बुलडोजर चल सकता है। आइए अब वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। घर घर जाकर नोटिस दिया जा रहा है जिनके घर तालाब की जमीन पर बने। ये संभल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा सरकारी कर्मचारी पहुंचे घरों की जांच करने। आप कौन असलम के? ये दे दिया साइन कर दो। तो नोटिस है, ये इनका जवाब जाएगा। ये इन्होंने जमीन खरीदी, तालाब की जमीन है, ये लिखी हुई है, मैं बता दूंगा। ऐसे क्या होना करना अरे घर पे असलम का ही है। लो आपको जिन घरों पर बुलडोजर चल सकता है, ये 80 घर है संभल में। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। 5 साल से रह रहा हूँ। ये इनका कहना ये है कि ये अवैध है। यहाँ पर माननीय न्यायालय के भी आदेश है कि ये उसमें तालाब की जमीन है, क्योंकि हम यहाँ पर मकान हमारा पक्का है, इसमें हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सड़क बनी हुई है। इन्हें 15 दिन का समय दिया है। नोटिस में ये कहा गया है 15 दिन के आप अपना लिखित जवाब जो है दाखिल करें। ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जा किया हुआ है, यहाँ तालाब था। अच्छा, इसका नोटिस है। जबकि अगर तालाब था तो फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सरकारी सड़क क्यों डाली है? और यहाँ पर वाटर लाइन भी है, बिजली का बिल भी जाता है, तो गवर्नमेंट क्यों किस बात के ले रही है? उसको पहले नहीं देखा ये सब कुछ कि ये मकान बनने की अनुमति मिली हमें, और फिर क्यों बिजली की लाइन डालेगी यहाँ पर? अगर ये
गवर्नमेंट की जगह है, तो जब उसको पता अवैध कब्जा किया गया है तो यहाँ पर लाइन क्यों डाली, क्यों यहाँ पर रोड डाले गए हैं? जो तालाब की भूमि है उस पर प्लॉटिंग करके अवैध मकान बना लिए गए हैं, उन्हीं को नोटिस दी गई। जैसी कि सूचना है कि कुछ भूमाफियाओं ने इस तरह की प्लॉटिंग करके जमीन को बेच करके और ऐसे गरीब लोगों को ठगा है। स्वाभाविक है, तालाब की भूमि पर कब्जा आप नहीं कर सकते हो, तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। संभल के अलावा बरेली में तौकीर के करीबियों की करोड़ों की जो संपत्ति थी अवैध जमीनों पर बनी, ऐसा दावा है, उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। ये तौकीर के करीबी नफीस की संपत्ति है जिस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब देखिए जरा, बुलडोजर चल रहा है, ये नफीस की संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। बरेली में बवाल के आरोपी और तौकीर के करीबी पर बुलडोजर चला। डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई हुई। पुलिस के मुताबिक सरकारी जमीन पर नफीस का अवैध कब्जा है और 10,000 वर्ग फीट में बने मैरिज हॉल की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। करोड़ों के इस मैरिज हॉल को हटाने के लिए पहले प्रशासन ने नोटिस दिया और जब आरोपियों ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ। दूसरे दिन 35 मजदूर और 2 बुलडोजर से करीब 6 घंटे तक और कार्रवाई चली है और तौकीर के करीबी के अवैध बारात घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन पर 100 पुलिस वालों और ड्रोन की पैनी नजर थी। 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ और 30 सितंबर को बरेली के बवालियों पर पहली बार बुलडोजर चला। पहले तौकीर के दामाद और रिश्तेदार की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई और तौकीर के मददगार और करीबियों पर अतिक्रमण उनका ढाया जा रहा है। बरेली हिंसा मामले में अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी फरार उपद्रवियों पर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है और तौकीर के करीबियों को योगी का बिजली बिल का झटका भी लगने वाला है। बिजली विभाग ने उन पर 1 करोड़ 26 लाख बकाये का जुर्माना लगाया हुआ है। यह है एक्शन। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जिस वक्त यह एक्शन हो रहा था हमारे सहयोगी रवीश वहां मौजूद थे, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। बरेली विकास प्राधिकरण का यह कहना है कि नफीस खान ने मकान का नक्शा पास करवाया था, लेकिन उसके बाद में के नक्शे को हटा के उसने और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा मैरिज हॉल उसने तैयार कर लिया। अब आप देखिए कि करोड़ों रुपए का ये मैरिज हॉल है और इसको देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। बैंकेट हॉल का ये एक रिसेप्शन होता था जहां पर लोगों को आते थे लोग बुक करवाने के लिए, और ये आप देखिए ये पूरी तरीके से ये डायरी, ये सारा जो बैंकेट हॉल का दस्तावेज थे वो सब जो है वो जमींदोज हो गए हैं। तो नफीस क्या बुलडोजर चला, लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन सियासतदान सवाल पूछ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं बरेली का बवाल बीजेपी सरकार की साजिश है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही बीजेपी के सांसद कह रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल, जब परिस्थितियां हाथ से बाहर निकल जाए तो बुलडोजर ही वो भाषा है जिसे अच्छे से अच्छा और टेढ़ा आदमी भी उसको समझ जाता है। इमरान मसूद कह रहे हैं यूपी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर नफरत फैला रही है। कांवड़ पर जो उत्पात मचा था उस पर तो हाथ नहीं लगाया और मोहम्मद का पोस्टर लगाया तो टांगे तोड़ दी। नफरत वाली यह कार्रवाई सरकार को भारी पड़ेगी। सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे हैं आरोपी चाहे किसी भी धर्म का हो, यूपी में जिसने भी साजिश की है या फिर माहौल बिगाड़ा है उन सब पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही कर रही है। सरकार अपनी तानाशाही से संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रही है। दिनेश शर्मा कह रहे हैं विपक्षी दल बरेली यात्रा के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। वो सद्भाव या शांति के लिए नहीं भड़काने जा रहे थे, वो हिंसा और बवाल की आग में घी डालना चाहते हैं। बरेलवी कह रहे हैं भारत का मुसलमान भी अपनी सरजमी से प्यार करता है और किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। आरएसएस को भी हम अपना दुश्मन नहीं मानते। आरएसएस से अपील है कि वो मुसलमानों को अपनाएं।
इससे देश में सद्भाव का माहौल और ज्यादा बढ़ेगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। अगर हम आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलते हैं, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर कोई आई लव मोदी का पोस्टर लेकर गया तो क्या खड़े रह के सेल्फी लेंगे आप? और आई लव मोहम्मद का लेकर नहीं ले जा सकते। आई लव नीतीश कुमार लेके तो हाँ ये वफादार है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? पूरे देश में पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। ये तो नफरत है भाई। कावड़ के ऊपर जो उत्पात मचा था उनको तो हाथ भी नहीं लगाया, और पोस्टर आई लव मोहम्मद का दिखाया तो टांगे तोड़ दी। ये तो नफरत है। मोहब्बत का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम दिया है, मोहब्बत की बात की है। दशहरा है, नवरात्रे, उसके बीच में उत्तर प्रदेश में जो लोगों ने ये षड्यंत्र करके उठाना चाहा तो उसमें कानून अपना काम कर रहा है, और कानून जो किया है वो सही किया है। कानून व्यवस्था तो पुलिस का काम है कंट्रोल करना, आपका तो काम है नहीं, तो आप अपने घर पे बैठिए। अगर किसी ने अपराध किया कानून की धारा के तहत उस पर कार्रवाई कीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है बरेली। जो डेलीगेशन जाना चाहता है वो नाटक थोड़ी करता है कि दम से करके तैयारी कर रहे हैं फिर आओ मुझे रोको। ये आग में घी छिड़कने का काम करने के बजाय लोगों में प्रेम और सद्भाव बढ़े, इसके लिए भी तो कोशिश करना चाहिए कभी कभी समाजवादी पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा जिंदा बनाए रखने का। अब देखिए पुलिस तो चुन चुन कर एक्शन ले रही है। तौकीर के जितने करीबी हैं उन सब पर एक्शन हो रहा है। उसमें नफीस भी हैं, उसमें अगली तस्वीर आप नदीम की देख रहे हैं, तौकीर है और फरहत को आप देख रहे हैं। फरहत पर भी एक्शन हुआ। फरहत के ही घर रुके थे आकर तौकीर रजा और इनका घर सील कर दिया गया। देखिए जरा कार्रवाई क्या हो रही है। तौकीर रजा के करीबियों को बिजली बिल का झटका पहले दिया जाएगा क्योंकि बिजली चोरी का आरोप है। ये नफीस है तौकीर के करीबी। नफीस को पुलिस को हाथ काटने की धमकी नफीस ने दी थी। बरेली में बवाल के पीछे तौकीर के करीबी का हाथ था, उसका अब योगी की पुलिस और प्रशासन हिसाब कर रही। बारात घर के बाद अब इनके चश्मे की दुकान पर एक्शन हो गया। नफीस का डॉक्टर खान ऑप्टिकल सील कर दिया गया है। आरोप यह है कि बिना डिग्री के चश्मे की दुकान खोल ली इन्होंने और डॉक्टरी पढ़ाई के बिना नफीस से डॉक्टर नफीस बन गए थे। दंगे के आरोप में जेल में बंद नफीस पर नई एफआईआर हो सकती है। धोखाधड़ी यानी आईपीसी की धारा 420 का मामला भी दर्ज हो सकता है। इस मामले में तौकीर के करीबी को 7 साल की जेल हो सकती है। अगला नाम है नदीम का। बरेली में बवाल के पीछे नदीम का बड़ा रोल था। हिंसा भड़काने के बाद तौकीर का राइट हैंड फरार था। पुलिस ने गिरफ्तार कर नदीम की परेड निकलवाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नदीम को, जो लाल टी शर्ट में आप देख रहे हैं। फिर उसके बारात घर हम सफर को सील कर दिया गया। अब मस्जिद के पास उसका 4 दुकानें जो थी उन्हें भी सील कर दिया गया है। खबर है कि इन पर भी बुलडोजर चल सकता है। दूसरी तरफ आप बुलडोजर भी देख रहे हैं। अगला नाम फरहत का है। अपने घर फाइक एनक्लेव में तौकीर रजा को छिपाया था। वो घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने पहले यहां से तौकीर रजा की गिरफ्तारी की और फरहत और उसके बेटे को भी पुलिस ने पकड़ा। जिस घर में तौकीर छिपा था उसे सील कर दिया गया है। करोड़ों के इस घर पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अब आपको दिखाऊं कि सुनिए जरा तौकीर के जो करीबी है फरहत, तो फरहत की जो घर है वो सील किया गया। ये आप देख रहे हैं फरहत नहीं, ये नफीस की दुकान है। नफीस की दुकान को सील किया गया है क्योंकि ये चश्मे की दुकान थी। चलाते थे और चश्मे की दुकान चलाते चलाते वो लोगों की आंख देखने लगे और आंख देखते देखते वो डॉक्टर बन गए। स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि इनके पास में डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है, तो आखिर ये डॉक्टर कहां से हो गए? तो यही वजह है कि नफीस खान की इस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं, ये ताला सील कर दिया गया है। करोड़ों रुपए की और भी दुकानें हैं जिन पर आरोप है कि नफीस खान ने तौकीर रजा के धार्मिक और सियासी रसूख का फायदा उठाकर अवैध जो संपत्तियां हैं वो उन्होंने अर्जित की। नफीस अब देखिए जरा, सिर्फ इतना ही नहीं, अब सवाल यह है, ये जो बवाल शुरू हुआ, ये बवाल शुरू हुआ एक नारे से। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया,
लेकिन बवाल शुरू हुआ सरतन से जुदा के नारे के, जो गली गली, शहर शहर, चौराहे चौराहे लगाए जा रहे थे। क्या लोगों को भड़काना मकसद था? लोगों के जहन को इस तरह कट्टर बनाना मकसद था कि सरतन से जुदा हो जाए? ये नारा दरअसल आया कहां से? ये नारा आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भी सरतन से जुदा के नारे लगते रहे। तो पाकिस्तान में नारा किसने दिया? वहां के धर्मगुरु खादिम हुसैन रिजवी और साद रिजवी, उनके सुपुत्र। और क्यों दिया यह भी आपको बताऊं, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। वहां गवर्नर थे सलमान तासीर। सलमान तासीर पर ईश निंदा के मामले में यह जो शख्स है मुमताज कादरी, इसने इनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इसके साथ बहुत से लोग खड़े हो गए आकर और इसके हक की आवाज बुलंद करने लगे। यह बात अलग है कि इसको सजाए मौत दे दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन है खादिम रिजवी और कौन है साद रिजवी, जहां से यह सरतन से जुदा का नारा निकला है। दरअसल सरतन से जुदा नारे की शुरुआत 14 साल पहले पाकिस्तान से हुई। पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की उनके गार्ड ने हत्या कर दी। आरोप है कि सलमान तासीर ने ईश निंदा कानून की आलोचना की थी। इस मर्डर से पाकिस्तान और मुस्लिम मुल्कों में अचानक भूचाल आ गया। गवर्नर के मर्डर से ज्यादा चर्चा आरोपी मुमताज कादरी की होने लगी। पाक के कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने एक मुहिम छेड़ दी। मुमताज कादरी के समर्थन में लोगों को जमा किया, उसे हीरो बनाया। खादिम हुसैन ने कादरी के समर्थन में सरतन से जुदा का नारा शुरू किया और इस नारे के सहारे खादिम हुसैन ने तहरीक लब्बैक नाम से पार्टी बना ली। पूरे पाकिस्तान में गूंजने लगा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। 2016 में गवर्नर के मर्डर के आरोप में कादरी को तो फांसी दे दी गई, लेकिन लब्बैक और खादिम हुसैन सरतन से जुदा का नारा लगाते रहे। 2020 में खादिम की मौत हो गई तो उनके बेटे साद ने मोर्चा संभाल लिया। साद भी पिता की तरह भड़काऊ बयान और सरतन से जुदा के नारे लगाने लगा, जबकि बड़े बड़े इस्लामी विद्वान इन नारों की बजाय भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग पूरी बात जाने बिना इस नारे से विरोध जताने लगते हैं। सुनिए जरा, इस नारे से बहुत से लोगों को ऐतराज है। बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं? कोई बुराई नहीं, आइलम मोहम्मद में, आइलम महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए, पर यदि आप सरतन से जुदा का नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा न इस देश के हिंदू छोड़ेंगे। अब इस बीच एक और फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट का फैसला आया पाकिस्तान की तारीफ करने पर। पाकिस्तानी नारे और पोस्ट पर कोर्ट में यह बड़ा फैसला आया है और देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद एक युवक को राहत दी गई है। दरअसल मेरठ के साजिद ने पाक की तारीफ वाला नारा शेयर किया। पुलिस ने देशद्रोह, दुश्मनी को बढ़ावा देने के केस में गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले में साजिद को जमानत दे दी है और कहा है कि केवल किसी दूसरे देश के समर्थन में पोस्ट करना भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाला अपराध नहीं है। किसी देश के समर्थन में संदेश को केवल आगे बढ़ाना देश के लोगों में गुस्सा या अशांति पैदा कर सकता है। यह दो समुदायों में दुश्मनी या हिंसा बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा काम देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है आज की। कफ सिरप से मौत पर एक्शन शुरू हो गया है। पिछले कई दिनों में कफ सिरप से की वजह से मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं। और इसकी वजह से देखिए जरा, चारों तरफ गुस्सा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
देख रहे थे। भोपाल में देखिए जरा, भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, कफ सिरप से जो मौतें हो रही हैं। मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद, राजेंद्र शुक्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजेंद्र शुक्ला इस्तीफा दो, राजेंद्र शुक्ला इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, राजेंद्र शुक्ला इस्तीफा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राजेंद्र शुक्ला हो। अब देखिए जरा दूसरी तरफ क्या हो रहा है। इस हंगामे और प्रदर्शन के बीच आज स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बैठक की है। कफ सिरप से जो मौतें हो रही हैं उस पर दिल्ली तक साफ तस्वीरें देखी जा सकती है कि दिल्ली में भी बैठक हुई है। कफ सिरप पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की है, राज्य सरकारों के साथ यह बैठक हुई है। साथ ही जिन बच्चों को दफना दिया गया था, अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उनके शव निकाले गए। अब इनका पोस्टमार्टम किया जाना है कि क्या कफ सिरप पीने से जो उन्हें तकलीफ हुई है, जो ऑर्गन फेल हुए हैं, उसका कफ सिरप से ताल्लुक है। पोस्टमार्टम से बात साफ होगी। दूसरी तरफ जो डॉक्टर जिसने सिरप लिखा है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। यह है डॉक्टर प्रवीण सोनी। दावा यह है कि कई बच्चों की मौत हुई उस दवा को लेने से जो डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखी थी। कफ सिरप से मौतों के बाद एक्शन तेज हो गया है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कई जगहों पर छापे मारे गए। एक डॉक्टर को सस्पेंड करने के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मासूमों की मौत के सवाल पर वो अपने विभाग को क्लीन चिट देने में लगे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने तो मौतों के लिए माता पिता को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। मैं बेहोश हो गया, मेरे को कुछ याद नहीं है। और आइए अब आपको बताऊं, डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। वो डॉक्टर कौन है? यह है कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर अरेस्ट किए गए। पीड़ित परिवारों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया था। डॉक्टर का नाम प्रवीण सोनी है। छिंदवाड़ा के परासिया से प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर सोनी परासिया इलाके में जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सोनी परासिया सरकारी डॉक्टर हैं। साथ ही इनका एक प्राइवेट क्लिनिक भी है। क्लिनिक पर खांसी को लेकर कई बच्चों को इन्होंने ये दवा लिखी। उन्होंने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पिलाने का सुझाव दिया था। इससे पहले प्रवीण सोनी को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। बच्चों के इलाज में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई है। डॉक्टर सोनी के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27A के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके तहत 1 साल की जेल और 20,000 जुर्माना लग सकता है। बीएनएस की धारा 105 के तहत केस दर्ज किया गया। यह गैर इरादतन हत्या से संबंधित केस है। इसमें 10 साल तक की जेल या आजीवन कारावास हो सकता है। बीएनएस की धारा 276 के तहत भी केस हुआ इनके खिलाफ और इनमें गंभीर सजाओं का प्रावधान है। अब सुनिए डॉक्टर प्रवीण जिनकी गिरफ्तारी हुई है ये सिरप लिखने में, वो क्या कह रहे हैं। क्या सारे के सारे 9 लोगों को एक ही दवाई लिखी गई है? ये कहना गलत है, क्योंकि एंटी कोल्ड सिरप जो रहता है, जैसे सीजन चलता है वायरल फीवर का जो दौर चलता है, इस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है। सर आप कब से इस कफ सिरप को लिख रहे हैं? पिछले 15 साल से। जैसे ही नागपुर से चाइल्ड हॉस्पिटल वालों ने सस्पेक्ट जाहिर किया तो उसके बाद से बंद कर दिया। ये मेरे अकेले द्वारा थोड़ी लिखा गया, उसमें डॉक्टर ठाकुर के द्वारा भी लिखा गया है। एक डॉक्टर अमन है जो मतलब यहाँ परासी में पोस्टेड है, उनके द्वारा भी लिखा गया है। मैं अकेला थोड़ी उसमें। बाकायदा एक्शन हुआ उन दुकानों पर जिन दुकानों में ये सिरप बेचा जा रहा था। दुकानों पर रेड हुई है, दुकानें सील कर दी गई हैं। अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई हैं। जहरीले कफ सिरप से मौत के बाद छापेमारी तेज है। हिमाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में कई जगहों पर छापे हुए हैं। छिंदवाड़ा में फार्मा कंपनियों पर रेड मारी गई। भिंड, उज्जैन, जबलपुर में एक ही समय छापेमारी हुई। कफ सिरप से सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई। आयुष फार्मा से कोल्ड्रिफ्ट सिरप की 248 बोतलें जब्त की गई हैं।
ये उसी बैच के सिरप है जो टेस्टिंग में फेल हुए हैं। सभी बोतलों को सीज कर दवाओं के सैंपल लिए गए। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम न्यू अपना फार्मा पहुंची और यहां से कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की 172 बोतलें जब्त की गई हैं। सुनिए जरा ड्रग इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं, जो लगातार रेड डाल रहे हैं और सील कर रहे हैं दुकानें। लोगों को मुख्यालय भोपाल से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कल। हम लोगों का 6 सदस्य एक अलग से दल बनाया गया है कल, जिसके तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और जो सिरप यहाँ पे पहले जिसमें बच्चों की डेथ हुई ऐसी जानकारी के आधार पे उस जो सैंपल फेल हुआ है उसको आज हम लोग सीज कर रहे हैं, यहाँ से मतलब जब्त कर रहे हैं और उससे न्यायालय को उसको सूचना देंगे और आगे फिर उसमें जो है प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई जो बनती है वो आगे की जाएगी। सर कितने सिरप जब्त किए गए? अभी इस दुकान पे जो सिरप है उसमें 248 बॉटल है उनके पास, जो कि सैंपल फेल हुआ है उस बैच नंबर की 248 है, जिसको अभी हम लोग सीज कर रहे हैं। सर क्या दूसरी दवाइयों की भी जांच यहाँ पर की जा रही है? हाँ, उसी प्रोडक्ट में और भी बैच अगर हमें मिल रहे हैं तो हम उसकी भी जांच साथ में कर रहे हैं। अब देखिए जरा, एक डॉक्टर साहब ने उस कप सिरप को खुद पी लिया, उनका क्या हाल हुआ। ये है वो डॉक्टर, इनका नाम है ताराचंद योगी। ताराचंद योगी ने सिरप पिया। अब देखिए ताराचंद योगी को सुनिए जरा, क्या कह रहे हैं ताराचंद योगी। मेरे गले में खराश और खांसी की तकलीफ थी मेरे को, तो मैंने जो मेरे साथी डॉक्टर साहब हैं उनसे मैंने उसके लिए सिरप प्रिस्क्राइब करवाई थी। और वो सिरप में से मैंने जो 2.5-3 ml जो भी डोज है उसका वो लिया था और लेके फिर मैंने थोड़ा आधा 1 घंटा वहाँ रेस्ट किया हॉस्पिटल। उसके बाद मैं अपने निजी कार्य से CMHO ऑफिस भरतपुर जा रहा था, तो वहाँ के लिए मैं निकल गया। फिर रास्ते में गणेश मोड़ पे अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे जैसे उल्टी, चक्कर, बेहोशी सी, ऐसा बेचैनी सी होने लग गई। मैंने सोचा अभी किसी को अगर तबीयत में सुधार नहीं होता तो घर पे किसी को फ़ोन करता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की। इतने में मैं बेहोश हो गया, मेरे को कुछ याद नहीं है उसके बाद। अब देखिए जरा, जो लोग कफ सिरप ले रहे हैं उन्हें क्या शिकायत हो रही है और खास तौर पे बच्चों को जो शिकायतें हो रही हैं वो अलग अलग तरह की हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कफ सिरप लेने वाले बच्चों के लिए कफ सिरप से मौत को लेकर यह खुलासा हुआ। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने वजह बताई है कि 3 चरणों में बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। सिरप पीने के बाद उल्टी, पेट दर्द और दस्त होते हैं। दूसरे चरण में होता यह है कि किडनी में क्रिस्टल बन जाते हैं, इससे किडनी के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरे चरण में दिमाग पर असर होता है, यह प्रक्रिया बेहद घातक होती है। डॉक्टर के मुताबिक खांसी शरीर की नैसर्गिक प्रक्रिया है जो गले में, फेफड़ों में फंसी चीजों को बाहर निकालता है। कई बार खांसी में कफ सिरप की जरूरत नहीं होती है। आइए अब आपको बताऊं, इस बीच कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने एक वीडियो तस्वीर साझा की है सीएम मोहन यादव की। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में त्राहिमाम मचा है और सीएम काजीरंगा में। स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी और ये कह दिया कि मेरा कहना ऐसा है कि कफ सिरप से मृत्यु नहीं हुई। ICMR की जांच पेंडिंग है, जांच पेंडिंग होते हुए क्लीन चिट देते हैं। मुख्यमंत्री आसाम में प्रचार करते हैं, वोट की चिंता है, बच्चों की और प्रदेश की चिंता नहीं। घटना की जांच के निर्देश भी मेरे द्वारा जारी किए गए हैं। अभी 15 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर पे कार्रवाई होना, उसको गिरफ्तार करना, सायरप को कप सायरप को बेंड करना, मतलब आपने 15 बच्चों की हत्या तो की, सरकारी हत्या है। अगर सरकार में थोड़ी बहुत मर्यादा हो तो इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। थोड़ी नैतिक दायित्व हो या कोई रिस्पांस। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आसमानी आफत से त्राहिमाम पूरी दुनिया में जो स्थिति है लगातार बारिश के बाद। ये नेपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, नेपाल में भयंकर बाढ़ आई। अगली तस्वीर देखिए, चीन की है ये। चीन में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है, तूफानी तबाही।
अब देखिए नॉर्थ कैरोलिना का भी हाल क्या है। ये तस्वीर देख रहे हैं, पूरा घर ताश के पत्ते की तरह पानी में समा गया है। और आइए अब आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल, जहां आसमानी आफत से सबसे ज्यादा तबाही हुई है, दार्जिलिंग। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग में भी लगातार बारिश के बाद और जैसे ही पानी छोड़ा गया है उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या हुआ है, ये तस्वीर से आपको अंदाजा होगा कि दार्जिलिंग में हालात क्या है। अब देखिए जरा दार्जिलिंग में क्या हालात है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। बारिश से पुल गिरने और भूस्खलन से 20 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों लोग मलबे में दबे हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार जारी है। कल रात करीब 12 घंटे तक उत्तरी बंगाल में भारी बारिश हुई। इससे संकोच समेत सिक्किम, भूटान की नदियों में बाढ़ आ गई और नदियों की बाढ़ का पानी दार्जिलिंग समेत कई जिलों में घुस गया है। पहाड़ों से पानी के साथ उतरे मलबे ने दार्जिलिंग में भी तबाही मचाई है। घरों में कई फीट तक कीचड़ भर गया है और कई लोग इसमें दब गए हैं। एनडीआरएफ समेत कई रेस्क्यू टीमों को लोगों के रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। इस आपदा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने दुख जताया है। सीएम ममता बनर्जी ने सलाह दी है जो जहां है वहीं पर रुक जाए। दार्जिलिंग एक पर्यटन स्थल है जहां दुनिया भर से लोग दरअसल घूमने आते हैं। मनमोहक सुंदर नजारों की वजह से इसे बंगाल का स्वर्ग भी कहते हैं। पहाड़ी चाय के बागान और सुहावना मौसम यहां पर्यटकों को बहुत लुभाता है। यहां हर साल करीब 6 लाख पर्यटक आते हैं। यह क्षेत्र 3000 किलोमीटर में फैला है। दार्जिलिंग में पर्यटन से सालाना करीब 450 करोड़ की कमाई भी होती है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एडिशनल एसपी दार्जिलिंग। सिचुएशन अभी हालत ठीक नहीं है, मतलब मीरिक में अभी 7 डेड बॉडी वी हैव ऑलरेडी रिकवर्ड और बाकी और 2 का इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। दे आर बीइंग रिकवर्ड एक्चुअली ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस আছে। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं हमास और गाजा और नेतन्याहू के दौरान हो रही जंग। हमास को नेतन्याहू ने आखिरी वार्निंग दे दी है। देखिए जरा वार्निंग क्या है। वार्निंग के बाद धमाके हो रहे हैं गाजा में। गाजा पर लगातार अटैक हो रहा है। यह गाजा की तस्वीर आप देख रहे हैं 4 अक्टूबर की। ट्रंप कह रहे हैं अब हमले नहीं होंगे, लेकिन अभी भी हमले हो रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं
कि आखिर क्या हो रहा है गाजा में, क्या कह रहे हैं नेतन्याहू। अब भी हमास ने ट्रंप के शांति योजना की सभी शर्तें नहीं मानी। इजराइल को इसी बात से आपत्ति है कि हमास हथियार नहीं डाल रहा है, और ऐसे में नेतन्याहू ने हमास को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा हमास योजना नहीं मानेगा तो सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी, अगर हमास हथियार नहीं डालेगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। हमास के गोलमोल जवाब पर ट्रंप ने गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने कहा है कि हमास को इस बारे में जल्दी सोचना चाहिए, हमास इसे जल्द पूरा करे वरना सारी शर्तें खत्म हो जाएंगी। मैं गाजा शांति प्लान में बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन इन सब चेतावनी के बाद भी हमास ने कोई बयान नहीं दिया है। हमास अब भी कुछ शर्तों पर दोबारा बातचीत करने पर अड़ा हुआ है। और आइए, हमास के इसी रवैये की वजह से गाजा में इजरायली हमले रुके नहीं हैं, अभी भी हमले चल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि अनुज चौधरी को गोली लग गई है। अनुज चौधरी जो कि एसपी फिरोजाबाद रहे, बदमाशों के साथ मुठभेड़ चल रही थी और उस मुठभेड़ में गोली लगी है। यूपी के फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अनुज चौधरी को गोली लगी है। अनुज चौधरी फिरोजाबाद के एसपी थे, एसपी अनुज चौधरी बाल बाल बचे मुठभेड़ में। उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। बदमाश ने फायर किया जो उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगा है। इस खबर पर आगे आपको और अपडेट देंगे। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पल।